So we'll go ahead with next topic. In the last topic we have seen, if you remember, last lecture we have seen moving coil galvanometer, detailed working of moving coil galvanometer. उसके बाद हमने देखा था what is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is used to describe a coil. It is given by, अगर आपको याद होगा, NIA. It is a vector quantity which is directed normal to the loop. जिस लूप की हम बात कर रहे हैं उसको परपेंडिकुलर होता है. Then we have seen torque can be written in terms of mu as mu bar cross v bar. इसके बाद हमने देखा था what is the potential energy of a magnetic dipole. हमारे पास एक magnetic dipole है, उसका potential energy in an external magnetic field. The potential energy of a magnetic dipole in an external magnetic field is mu v cos of initial angle minus cos of final angle. अगर इनिशियल एंगल आप 90 डिग्री लेते हो, मतलब ये इनिशियली जो डाइपोल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो if this is the magnetic field, then magnetic dipole is perpendicular to the magnetic field initially. इस केस में एंगल आपका आता है 90, इनिशियल एंगल इज 90. Therefore, potential energy equal to mu v cos of 90 is 0 minus cos theta. Therefore, you have potential energy equal to minus mu v cos theta. Mu v cos theta होता है mu bar dot b bar. So you have potential energy as minus mu bar dot b bar. फिर हमने दो केसेस देखे थे, एक था मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एक था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर एंगल 0 है, इफ फाइनल एंगल इज 0, cos 0 is 1, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mu v, दैट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. अगर फाइनल एंगल 180 है तो cos of 180 is minus 1, minus and minus plus. तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस mu v, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ तक हमारा हल हुआ था. Now going ahead with next topic. अगला टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ. तो बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली टेल्स यू, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, आई टोल्ड यू कि दो चीजें अलग अलग है जिसको मिक्स मत करना. नंबर 1, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट exerts a force. कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स. तो यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो एक एक्सटर्नल फील्ड में था. एक्सटर्नल फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. 3 केसेस हमने देखे थे, एक था स्ट्रेट वायर, एक था आर्बिट्री वायर और एक था लूप का केस, क्लोज सर्किट. दैट टाइम आई टोल्ड यू कि दो टॉपिक है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है. दूसरा टॉपिक ये था कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है एंड दैट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज कैरिंग करंट. तो करंट कैरिंग वायर विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. तो वो हम बाद में देखेंगे. तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो आई रिपीट अगेन, अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को. पहले हमारे पास वायर था जिसमें करंट है और ये वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? वी डोंट केयर, देयर इज सम सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा क्या? यस करेगा, लेकिन वो हम अब देखेंगे. इन दैट केस हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर है. The magnetic field here B bar, we have seen the magnetic force acting on this current carrying wire of length L is given by I L bar cross B bar. या तो इसको लिखते वक्त आप ऐसे भी लिखते हो, I L bar cross B bar. This was the force acting on this wire. Now it is time for us to calculate what is the magnetic field produced by a current carrying wire. So magnetic field produced by a current carrying wire. तो
टॉपिक के दो टाइटल है, एक तो बायो-सावर्ट लॉ, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। ड्यू टू अ करंट। रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स बहुत सिमिलरिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्टैटिक चार्ज है तो वो सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली, अगर हमारे पास एक स्टेडी करंट है तो स्टेडी करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। राइट, रिमेंबर, ये दोनों चीजें बहुत सिमिलर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर इट बिकम्स इजी फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस। स्टैटिक चार्ज produces electric field, steady current produces magnetic field। इस स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई और चार्ज आता है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्टेडी करंट के मैग्नेटिक फील्ड में कोई और करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद का टॉपिक वही है, टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर कंडक्टर। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट, क्या होगा? फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेडी करंट। एक स्टेडी करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या जस्ट मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, पहले पूरा समझ लेंगे अच्छे से। हमारे पास एक वायर है, लेट अस टेक वायर ऑफ सम रैंडम शेप। वी हैव सम रैंडम शेप वायर एंड दिस रैंडम शेप वायर इज कैरिंग करंट। तो इसमें देयर इज सम करंट थ्रू दिस वायर। तो रोटेट कर लेता हूँ मैं। गुड। करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर आई। You have a current flowing through this wire. Some current I is flowing through this wire. और इस वायर का, दिस वायर इज रैंडम शेप वायर। आर्बिट्री शेप वायर को हम अज्यूम कैसे करते हैं? वी इमेजिन दिस वायर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट्स। तो उसमें से एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे एट सम पॉइंट P, लेट अस से दिस इज पॉइंट P। तो ये जो करंट इस लेंथ एलिमेंट से पास होगा, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट। इमेजिन यहाँ पे एक पॉइंट है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे P पॉइंट लेता हूँ। इमेजिन वी हैव अ पॉइंट P हियर। इस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू करंट थ्रू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो करंट, जिस वायर से करंट पास होगा, अगर वायर से पास हो रहा है तो वायर के हर एक एलिमेंट से करंट पास हो रहा है। Whenever you have a current flowing, it will always produce a magnetic field. So according to Biot-Savart law, the magnetic induction or magnetic field produced by this element, current through this element, total वायर का फील्ड बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि स्मॉल एलिमेंट ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया। अब टोटल का क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं? फॉर द सेम रीजन, अगर आपको याद होगा आर्बिट्री शेप वायर का प्रॉब्लम क्या है? आर्बिट्री शेप वायर में लेंथ का डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर ऐसा एक लेंथ एलिमेंट मैं यहाँ लेता हूँ तो इस लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन, दिस इज डिफरेंट डायरेक्शन। लेंथ एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी होगा। यहाँ पे लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन और भी चेंज हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि लेंथ एलिमेंट्स के डायरेक्शन सेम नहीं होते हैं आर्बिट्री वायर में। इसके लिए आप पूरे के पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हो। जस्ट लाइक आप पूरे वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना वो एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हो, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हम एक एक एलिमेंट लेते हैं और हर एक एलिमेंट पे वी फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एंड देन वी इंटीग्रेट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मेथड वही होगा। पहले व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अभी ये एलिमेंट स्मॉल है,
So this small element will produce small magnetic field. So according to Biot-Savart law, the magnetic field produced by current flowing through a small element, length element, is directly proportional to number one, current through the element. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप एट अ पॉइंट फाइंड करते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एट अ पॉइंट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एट अ पॉइंट P। देन मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, नंबर 2। नंबर 3, अब लेंथ एलिमेंट और ये जो पी पॉइंट है, एक काम करते हैं, लेंथ एलिमेंट के सेंटर से इस पी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन में लेंथ एलिमेंट के साथ जो भी एंगल बनाया उसको बोल देंगे थीटा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन is directly proportional to sine of theta. नंबर 4, ये जो P पॉइंट है इसका लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस है r। The magnetic induction is inversely proportional to square of the distance. Good. तो यहाँ तक याद रखो। तो magnetic field produced by current flowing through small length element is directly proportional to magnetic induction produced by current flowing through small length element is directly proportional to current. It is directly proportional to length of the element. It is directly proportional to sine of the angle between the length element and a line joining the center of length element to the point P. तो जो लाइन है which is joining the center of the length element to the point P, इसने कितना एंगल बनाया, थीटा। तो dV is proportional to sin theta and dV is also inversely proportional to square of the distance between the two length elements. यहाँ तक clear? So once again I will repeat and we will go ahead with writing down important points here. So remember, Biot-Savart law, it is just like Coulomb's law. Coulomb's law आपको देता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फिर हम दूसरे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को +1 कूलम कर देते हैं, यूनिट पॉजिटिव कर देते हैं, तो बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q/r²। So according to Coulomb's law, electric field produced by a static charge is directly proportional to charge and is directly proportional to, inversely proportional to square of the distance between the point charge and the point where you are finding out electric field. Static charges produce electric fields, moving charges मतलब current produce magnetic field. So according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart's law, magnetic induction मतलब strength of magnetic field, magnetic induction produced by a current flowing through a small length element is, number 1, directly proportional to the current, that is dB is proportional to I. Number 2, directly proportional to the length of the element. तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेंथ एलिमेंट का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
directly proportional to the length of the element, to the length of the element. मतलब dv is proportional to dl. नंबर 3, यहाँ पे ध्यान चाहिए. नंबर 3, directly proportional to the angle between, sine of angle between, directly proportional to sine of angle, sine of angle between the length element, between the length element and a line joining, center of length element, to the point, कौन सा point where magnetic induction is to be found out, and to the point where magnetic induction is to be determined, where magnetic induction is to be determined, and dv is proportional to sine theta. Lastly, inversely proportional to the square of distance. Inversely proportional to the square of distance. Last, inversely proportional to the square of distance. Or lastly, dv is inversely proportional to r square. So therefore, in total, dv proportional to I है, dv proportional to dl है, dv proportional to sin theta है, और dv proportional to 1/r square. Therefore, सबको कंबाइन कर दिया तो dv is proportional to I dl sin theta by r square. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, गड़बड़ करना बंद कर दो, मुझे एक भी आवाज आई यहाँ पे, be good for you. So if you compare with electric field was proportional to q by r square. तो more or less फॉर्मूला का थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो सिमिलर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है. तो दैट इज व्हाई यू हैव करंट हियर. तो dv इज प्रोपोर्शनल टू I. सिर्फ ये एक्स्ट्रा हमारे पास dl sin थीटा आया. तो जैसे यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा था k, ये k की वैल्यू डिपेंड करता है दो चीजों पे. एक तो सराउंडिंग मीडियम क्या है, दूसरा इट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स यूज. ऐसा यूनिट यूज करोगे तो k की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. अगर सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम या एयर है तो एप्सिलॉन 0, राइट. तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 if you use SI units and the surrounding medium is vacuum or air. चार्ज जिस मीडियम में रखा है अगर वो वैक्यूम या एयर हुआ तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. अगर क्लियर. देन अगर सीजीएस यूनिट है तो इसकी वैल्यू होती है 1. सिमिलरली यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा which will also depend on the surrounding region. सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है या फिर कोई और मीडियम है. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज. एसआई में अलग, सीजीएस में अलग. तो इन दिस केस यू विल गेट, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट इन दिस केस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इफ द सराउंडिंग रीजन इज एयर और वैक्यूम एंड इफ एसआई यूनिट्स आर यूज्ड इट इज μ0/4 पाई. तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पे μ0/4 पाई है.
वहां पे ये एप्सिलॉन जीरो का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये म्यू जीरो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। गुड। तो अब हम वापस से इस पे आएंगे। फिलहाल पहले बायोट सावर्ट लॉ अच्छे से समझना जरूरी है, तो यू शुड रिमेम्बर इट इज आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अब लेट अस कंसीडर अ वायर, थोड़ा सा इसको अभी एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो हमारे पास एक आर्बिट्री शेप वायर है, वी हैव अ वायर विच इज ऑफ आर्बिट्री शेप। देन इस आर्बिट्री शेप वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू दिस वायर। देयर इज दिस वायर इज assumed to be made up of large number of infinitesimal length elements। उसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया, वन सच एलिमेंट इज dl, राइट। देन देयर इज अ पॉइंट p, इस p पॉइंट पे हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बायोट सावर्ट लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस। ये लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो लेंथ एलिमेंट का भी डायरेक्शन है। ये एंगल है थीटा। गुड। तो अभी इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा, यू हैव टू राइट डाउन लिटिल बिट आल्सो। वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ थ्योरी, ऑलरेडी नोट्स में है, बट जस्ट टू मेक कॉन्सेप्ट इवन स्ट्रॉन्गर। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? कंसीडर consider a wire of arbitrary shape, carrying a steady current I, carrying a steady current I. The wire is assumed to be made up of, the wire is assumed to be made up of large number of infinitesimal length elements, large number of infinitesimal length elements. Consider one such element. Consider one such element as shown in figure. So according to Biot-Savart law, the magnetic induction, according to which law? According to Biot-Savart law, magnetic induction due to this element, magnetic induction at point P, at some point P, at a distance r, is क्या था? Biot-Savart law, dV is proportional to I dl sin theta upon r square. तो whenever you remove this proportionality sign, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा μ0 by 4 pi, right? I dl sin theta by r square। मैंने बाकी के स्टेप्स यहाँ पे बताए नहीं। डेफिनेटली मैं पहले यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखूंगा k, फिर मैं बोलूंगा where k is constant of proportionality which depends on system of units used, and it depends on the surrounding medium. In SI unit, the value of k is μ0 by 4 pi, where μ0 is permeability of free space. So लिख ही देते, doesn't matter, you have to note it down. उससे भी पहले ये थीटा क्या है वो भी बताना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लिखा है वहां पे, where theta is the angle between length element and line joining the center of length element, and the point P. Now the clear? K is constant of proportionality. K is
कांस्टेंट, मैं जानबूझ के इसको कैपिटल के लिखता हूँ क्योंकि स्मॉल के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो स्मॉल के अगर लिखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो। फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80। कैपिटल के ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो अलग, और स्मॉल के ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग। वेयर कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which depends on system of units used, system of units used and the surrounding medium, अगर हमने ऐसा यूनिट यूज किए और सराउंडिंग मीडियम अगर वैक्यूम या एयर हो, तो if the units used are SI, units used are SI and the surrounding medium is vacuum or air, then ये जो k की वैल्यू आती है इट इज म्यू 0/4 पाई। म्यू 0 क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आता है। फिर बाय द वे ये परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? लुक द आइडिया हियर इज, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। गुड। तो अब सपोज मेरे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को हमने पहले एयर में रखा, फिर हमने उसी सेम दो चार्जेस को वाटर में रख दिया, फिर हमने उन्हीं दो चार्जेस को ग्लास के अंदर रख दिया, तो हम मीडियम चेंज करते जा रहे हैं। तो हर एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, तो हर एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इजीली पेनिट्रेट होने देगा, ऐसा नहीं होता है। तो मे बी सम मीडियम provides little bit opposition to the electric field lines, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजीली इक्वल स्ट्रेंथ के साथ हर एक मीडियम में फ्लो होंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा इजी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए होता है वैक्यूम या एयर। गुड। और याद रखना, दैट इज व्हाई वी नीड टू डिफाइन अ पैरामीटर कॉल्ड एज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का सिंपल मतलब ये है, it tells you how easily electric field lines can penetrate in a given medium. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, they start from positive charge and end at negative charge, and this permittivity is a parameter जो हमको बताता है कि कौन सा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है और कौन सा नहीं होने दे रहा है। सिंपल, कौन अपोज कर रहा है और कितने अमाउंट में अपोज कर रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। अब सराउंडिंग सिमिलर, ये मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पहले वैक्यूम में रखा था, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल को भी हम पहले वैक्यूम में रखेंगे। फिर हमने मीडियम चेंज किया, वाटर में रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल भी हम वाटर में रखेंगे। जैसे हमने इसको उठा के ग्लास में रख दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल को ग्लास में रख सकते हैं। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक मीडियम उसको पेनिट्रेट होने देगा, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे आपने परमिटिविटी डिफाइन किया, परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे ही परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कॉन्सेप्ट एकदम कनेक्टेड है, सिर्फ एक चेंज है, वहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पे म्यू 0/4 पाई है, और इसका ऐसा यूनिट में वैल्यू आता है 10⁻⁷, राइट। 10⁻⁷। हाँ, यूनिट क्या है वो तुम देख लोगे अब, व्हाट इज यूनिट हियर, यू शुड चेक व्हाट इज द यूनिट, तो आप वो चेक कर लोगे। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू इट। गुड। तो वेयर ये जो म्यू 0 है, आपको ये भी बताना पड़ेगा व्हाट इज म्यू 0। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम,
और एयर। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये डी डी लिखना मतलब स्मॉल स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये स्मॉल है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल, व्हाई, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो के की जगह पे क्या लिखोगे, म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर। गुड, यहाँ तक क्लियर। So mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square. This is the magnetic induction produced by a current flowing through small length element. यहाँ तक क्लियर? गुड। देन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, और हमको तो ऑलरेडी पता है ना, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन the wire to be held in your right hand such that the thumb is outstretched and the fingers are curled around. If the thumb gives direction of current, then the curled fingers gives the direction of magnetic field. पर इस केस में हम वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर नहीं है, दिस इज अ वायर ऑफ रैंडम शेप। तो एनीवेज हमको अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक सिंपल सा काम करेंगे। व्हाट आई विल डू हियर इज, ये इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना। एक चीज और अच्छे से याद कर लो, समझ लो, याद कर लो, मैग्नेटिक फील्ड को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं। कौन से प्रोडक्ट आते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए दो वेक्टर चाहिए, ए बार क्रॉस बी बार चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। साइन ऑफ एंगल नंबर होता है, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 30 इज 1/2। ये नंबर है, नंबर कैन नेवर बी अ वेक्टर, तो नंबर तो वेक्टर हो नहीं सकता। डी एल वेक्टर है, हमने पहले ही बोला ये लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन आई ये करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको भी वेक्टर नहीं बना सकते हो। तो वेक्टर किसको बनाओगे? वेक्टर बना सकते हो आप इस डिस्टेंस को r को, इस r को आप वेक्टर बना सकते हो। तो दिस वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर which gives position of a point is position vector। ठीक है, गुड, करेक्ट। लेकिन डू यू रिमेम्बर हाउ टू डिफाइन पोजीशन वेक्टर? याद है 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2, a vector which starts from origin of a coordinate system and ends at the location of point is called as position vector। तो ये जो r है इसको बना दिया पोजीशन वेक्टर, और एक डायरेक्शन डिफाइन कर दिया मैंने r कैप, विच इज द डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड टुवर्ड्स पॉइंट p। ये डायरेक्शन आ गया r कैप। तो देन हमको अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो I cannot be a vector, sin theta cannot be a vector, mu 0 by 4 pi is constant which cannot be a vector। तो ऊपर सिर्फ एक ही वेक्टर है dl, और क्रॉस प्रोडक्ट में कितने वेक्टर चाहिए होते हैं? दो। तो अब एक काम करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r कर लेंगे। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो नीचे बन गया r3। करेक्ट। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड था ए बी साइन थीटा, तो डीएल बार क्रॉस आर बार का मैग्नीट्यूड आएगा डीएल आर साइन थीटा। करेक्ट। सो देयरफॉर इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन dv बार इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बार dl बार क्रॉस r बार अपॉन r3। ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। यहाँ तक क्लियर? दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। और मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं अभी बता देता हूँ, ये आई स्केलर है, स्केलर इज फ्लेक्सिबल, इसको आप जहां लिखना है वहां लिख दो, यहाँ भी लिख सकते हो। इस आई को आप आर के साथ भी लिख सकते हो, इस आई को आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। क्योंकि नंबर जब मल्टीप्लाई करते हो a into b into c is b into a into c, it is equal to c into a into b। तो मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता,
वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है। ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार सेम नहीं होते, तो आप पहले डीएल बार लिखोगे राइट, बाद में आर बार लिखोगे राइट, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आई क्या है, स्केलर है, स्केलर को कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दो, डजंट मैटर, इट इज द सेम थिंग। गुड, तो यहाँ तक क्लियर। तो हम फाइंड कर रहे थे, क्या फाइंड कर रहे थे, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ करंट, और ये करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, थ्रू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अगर लेंथ एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज आल्सो स्मॉल, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, this magnetic induction due to current through small length element is directly proportional to I, मतलब current directly proportional to dl, directly proportional to sin theta, and inversely proportional to distance का square r square। यहाँ तक क्लियर, राइट। देन अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा, μ0/4 पाई। और μ0/4 पाई is strictly when you are using SI system of units, and it is strictly when the surrounding medium is air or vacuum, and μ0 is called as permeability of free space. It is just the measure of ability of a medium to allow magnetic field lines to pass through. जैसे epsilon 0 permittivity is the measure of ability of a medium to allow electric field lines, वैसे μ0 tells you how easily a medium allows magnetic field lines to pass through. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो सिंपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लास्टिक का मटेरियल है, this will not allow magnetic field lines to pass through because this is non-magnetic in nature, right? So you need to remember this. Then it will be IDL sin theta by r square. बट अब ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, मुझे इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आई स्केलर है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो कम से कम आपके पास दो वेक्टर होने चाहिए। उसमें से डीएल एक ऑलरेडी था, एक वेक्टर बना लिया। किसको बना लिया, आर को। कैसे बनाया, इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of length element to the point where you are finding out magnetic field. So it is a vector directed from the center of length element to the point where we are finding out electric field. Electric field find कर रहे हैं ना हम लोग, magnetic field. So it is a vector drawn from the center of length element to the point, कौन सा point, where we are finding out magnetic field. तो ये बन गया वेक्टर। अगर ये वेक्टर आ गया तो इसको आप लिखोगे सिंपल, you will write this as μ0/4 पाई I, और ये dl r साइन थीटा क्या है, dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। यहाँ तक क्लियर, याद रहेगा, ओके गुड, याद रहेगा। तो टेल मी व्हाट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। पक्का। What is vector form? μ0/4 पाई I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। नीचे r क्यूब है वेक्टर फॉर्म में, और स्केलर फॉर्म में क्या है, r स्क्वायर। अब इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ is to find out magnetic field due to current in a long straight wire. तो फर्स्ट application of बायोट-सावर्त law, application of बायोट-सावर्त law, magnetic field, magnetic induction due to long straight wire. अब इस केस में बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा मैथमेटिक्स भी है तो अच्छे से ध्यान दो। अब हमारे पास
व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेट अस से देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P हियर, यहाँ पे एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और इस वायर में करंट है, क्या है इसमें, करंट, क्या है इसमें, करंट, और अगर करंट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, व्हाट डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पक्का, बोथ, क्योंकि चार्जेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है बाय द वे। तो इसमें एक करंट है, you have a current which is going from bottom to top, I current, just now we have seen, अभी अभी हमने देखा कि अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है P पॉइंट पे, गोइंग बैक टू बायोट-सावर्ट लॉ, P पॉइंट पे इंडक्शन फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पॉइंट है P, जहां पे फील्ड फाइंड करना है, तो फिर डिस्टेंस कहाँ से ले, डिस्टेंस यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, कहाँ से ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेम्बर दिस, डिस्टेंस कभी भी सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट से होता है, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताता ही नहीं है, वो आपको बताता है, वो आपको ये बताता है कि पहले तो पूरे वायर को इमेजिन करो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ infinitesimal length elements, तो कहीं तो एक somewhere you have to consider one length element, you can take it anywhere, I will take it over here, तो ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है इस वायर का, इस वायर का एलिमेंट है, ये वायर का एक पीस है इन शॉर्ट, एंड द वायर इज रनिंग फ्रॉम, एंड इट इज बेसिकली इन्फिनाइट वायर, इसका लेंथ इंफिनिटी है, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में, गुड, so this is a small piece of wire, अब the distance is always measured from the center of this wire, remember this, the distance to the point P, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट से मेजर होता है, देन लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये हो गया लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन, और ये एंगल हमने डिफाइन किया था थीटा, the angle between center of length element and a line joining the center of element to the point P is theta, and this distance we have called as r, distance है r, और इस P point का minimum distance, what do you mean by minimum distance, what is the minimum distance, perpendicular distance, देखो ये जो r है ना, ये r वायर और P point का मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस r लेंथ एलिमेंट और P पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इस P पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज कैपिटल R, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिखता है, ये परपेंडिकुलर दिखता है यहाँ पे, यस, तो दो डिस्टेंसेस अलग अलग से लिए मैंने, एक डिस्टेंस है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका P पॉइंट का, जहां पे हमको क्या फाइंड करना था, मैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा डिस्टेंस है स्मॉल r, वो स्मॉल r डिस्टेंस है P पॉइंट का, कहां से, लेंथ एलिमेंट से। अब इमेजिन, क्योंकि अभी वायर इन्फिनाइट है, तो लेंथ एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है, तो लेंथ एलिमेंट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी फार अवे आल्सो, तो लेंथ एलिमेंट कैन बी एनीवेयर, तो एक काम करते हैं, लेट अस से ये जो लेंथ एलिमेंट है, इसका, इसको ओरिजिन मान लेता हूं, सबसे पहले तो आई विल कॉल दिस एज ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, ये जो लेंथ एलिमेंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हम मान लेंगे L, तो assume the distance of the length element from the origin is L, है ना, क्लियर, गुड, पक्का, श्योर, अब according to Biot-Savart law, magnetic induction due to small length element is equal to mu0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Another clear? This is magnetic induction due to small length element.
हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टोटल वायर। अब पूरा का पूरा वायर इमेजिन कैसे करोगे? पूरे वायर में ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स है और करंट हर एक एलिमेंट से पास होगा। और अगर करंट हर एक एलिमेंट से पास होगा तो हर एक एलिमेंट उस पी पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अप्रोच समझ लो, पहले हम एक वायर लेते हैं, उसमें एक छोटा सा पीस लेते हैं जिसको लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, उस लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, वो हमको पता है बाय सावर्ट लॉ। देन वी से दैट बट वेट, द वायर डज नॉट have only one element, it is made up of large number of infinitesimal element। तो इसका मतलब ये कि हमको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। कहाँ से? ओरिजिन से लेके तो इन्फिनिटी तक, क्योंकि वायर क्या था? ये इन्फिनाइट था। ओरिजिन मतलब जीरो, और ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो हर एक लेंथ एलिमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितना करेगा? डीवी। तो इंटीग्रेशन किस पे होगा? डीवी। क्लियर? इज दिस क्लियर? बट हमने वायर कौन सा लिया था? इनफिनाइट। अभी ऐसा कैसा होगा कि इंफिनिटी वायर सिर्फ पॉजिटिव साइड में एक्सटेंड हो रहा है, नेगेटिव साइड में वायर है ही नहीं? ऐसा तो होता नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हैव अ वायर which is extending only to the positive infinity, it is not at the negative infinity। ऐसा हो नहीं सकता, it is practically not possible। तो हमारे पास जो वायर होता है, अगर वो इन्फिनाइट है तो वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट है। रिमेंबर, if it has infinite length, it has infinite length in both the direction, you need to remember this। now that clear? मतलब इन रियलिटी ये वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाएगा। तो जैसे हमने अपर पार्ट में ओरिजिन के ऊपर वायर के लेंथ एलिमेंट लिए, वैसे ही हम लोअर पार्ट में भी वायर के लेंथ एलिमेंट लेंगे। तो जब करंट इन में से पास होगा, एक्चुअली करंट करंट कहां से कहां आ रहा है? बॉटम टू टॉप। तो पहले एक्चुअली करंट कहां से पास हुआ? नीचे के पार्ट से। तो पहले करंट इज पासिंग थ्रू द लोअर पार्ट and then it is going to the upper part। So whenever current passes through lower part, it generates a magnetic field at point P, and then it passes through upper part and generates a magnetic field at point P। Now that's clear? So which means मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जीरो से नहीं होगा, ये होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? 100% क्लियर। अब हमारा प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे यह आता है कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू विल लर्न इन इंटीग्रेशन, आई विल नॉट गो इनटू इंटीग्रेशन नाउ, so it becomes little difficult to solve integration from minus infinity to plus infinity। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा, जो पता होना चाहिए, यू नो, आप लिमिट्स को स्प्लिट कर सकते हो। तो यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, मतलब दिस इज कमिंग फ्रॉम लोअर पार्ट एंड फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, तो इट इज कमिंग फ्रॉम अपर पार्ट। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द वायर, दिस इज ऑफ अपर पार्ट ऑफ द वायर। तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज एडिशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द वायर एंड अपर पार्ट ऑफ द वायर। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब सिचुएशन ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जितना लेंथ ओरिजिन के नीचे है उतना ही लेंथ ओरिजिन के ऊपर है। मतलब इन शॉर्ट दोनों पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। तो जितना मैग्नेटिक इंडक्शन लोअर पार्ट जनरेट करेगा उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन अपर पार्ट भी जनरेट करेगा। तो सिंस द सिचुएशन इज सिमेट्रिक, सिंस देयर इज सिमेट्री, सिमेट्री समझते हो ना? हाँ बताओ क्या होता है सिमेट्री? सेम इन बोथ डायरेक्शन। तो सिंस there is symmetry, magnetic field contribution from lower part is equal to magnetic field contribution from upper part। Therefore magnetic field total will be B upper plus B upper, that is 2 times of B upper। तो टोटल इंडक्शन फाइंड करना है तो सिर्फ अपर पार्ट का इंडक्शन फाइंड कर लो। अपर पार्ट का क्या था? जीरो से इंफिनिटी था, dV।
So therefore you have du equal to 0 to infinity dB is mu 0 by 4 pi I dl sin theta upon r square. कांस्टेंट सारे के सारे बाहर, म्यू 0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डीएल कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन डीएल पे कर रहे हो तो कांस्टेंट बनाना नहीं, साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट sin theta is not constant. Do not be in hurry to take out sin theta. Why not? Look, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा है, क्योंकि टोटल एंगल कितना है पाई, तो 180 माइनस थीटा, करेक्ट? यू नो व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? साइन थीटा, यू नो व्हाट इज साइन का डेफिनेशन? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन है? हाइपोटेन्यूज कौन है? स्मॉल आर। बट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। So what is sin theta? R by R. तो sin theta is R by R. वो sin theta is R by R सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। So therefore magnetic field of upper part is mu 0 by 4 pi I integration from 0 to infinity dl by r square sin theta is r by r. Good. Therefore magnetic field of upper part is mu 0 by 4 pi I. अब ये r कांस्टेंट था, क्योंकि ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो दैट इज कांस्टेंट। लेकिन r क्यूब आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। व्हाई नॉट? अब बोलोगे इंटीग्रेशन तो हम लेंथ एलिमेंट पे कर रहे हैं डीएल पे, तो r क्यूब को क्यों नहीं बाहर निकाला? क्यों नहीं निकाला पता है? look at this is a right angle triangle. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये r है, तो r क्या है आपके पास? अंडर रूट। अंडर रूट मतलब क्या? अंडर रूट मतलब पावर 1/2, अंडर रूट मतलब पावर 1/2, तो r क्यूब मतलब पावर 3/2। और ये जो r है ना, r स्मॉल r, ये कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? ये कांस्टेंट इसके लिए नहीं है क्योंकि लेंथ एलिमेंट कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा। इस लेंथ एलिमेंट के लिए r इज डिफरेंट, इस लेंथ एलिमेंट के लिए r इज डिफरेंट, इसके लिए r इज डिफरेंट, उसके लिए r इज डिफरेंट, उसके बाद r वो अलग होगा। तो कांस्टेंट ही इंटीग्रेशन के बाहर जाता है, कांस्टेंट ही इंटीग्रेशन के बाहर जाता है। एक तो मैथ्स पता नहीं है, फिर फिजिक्स साइंस समझ में आएगा, ऊपर से ध्यान नहीं है, ध्यान चाहिए। तो मेरे को तो अभी ऐसा लगने लगा है कि रिजल्ट आपका निकालना है, टेंशन मुझे है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, समझ लो अच्छे से। अगर आप ऐसा सिचुएशन है तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑल्सो। तो यहाँ पे ये आर कांस्टेंट नहीं है, पहले ये समझना, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो सब गलत हो गया। तो देयरफॉर यू विल हैव मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द अपर पार्ट एज mu 0 by 4 pi I r इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity dl। r क्यूब क्या था? कैपिटल R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। अगर आपको टोटल इंडक्शन चाहिए, टोटल इंडक्शन क्या था? 2 टाइम्स ऑफ इंडक्शन फ्रॉम अपर पार्ट, राइट? तो टोटल इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 2 टाइम्स ऑफ अपर पार्ट। और अपर पार्ट का जो इंडक्शन है वो डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पे। कौन से इंटीग्रेशन पे? 0 to infinity dl अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इसलिए मैंने बोला कि मैथ्स पता होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये आता है 1/r स्क्वायर। दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल विच इज 1/r स्क्वायर। अभी आपको डायरेक्टली ऐसे बता दिया बुक में बता दिया, दिस इज व्हाट यू गेट। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा आता नहीं है। एक्चुअली ये होता है एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, ऐसा कुछ आता है वो, राइट? मे बी इट इज ओनली एल हियर, मे बी, शायद, यस, मे बी एल हियर,
अब मुझे वो याद नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल आई विल हैव टू चेक, पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा मुझे क्या आता है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब लुक, नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली नॉर्मली ये वायर है, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं एट अ वेरी नियर पॉइंट, वायर से बहुत ही पास में वो पॉइंट है, मतलब स्मॉल, मतलब जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, और जो एल था इसकी वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज, राइट। तो जो पॉइंट है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, दैट पॉइंट, दैट पॉइंट इज वेरी वेरी नियर, and the position of length element goes to infinity, so L is very very greater than R, मतलब L square plus R square can be roughly written as L square। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि ये वायर इंफिनिटी तक जाता है रिमेम्बर, और जो पॉइंट है वो बहुत पास में है, और इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब एल, ये डिस्टेंस ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो ये जो एल है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर, क्योंकि अगर इमेजिन ये जो पी पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो आर क्या हो गया, वेरी स्मॉल, अगर आर वेरी स्मॉल है तो एल क्या है, वेरी लार्ज। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो उस केस में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली एल स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली एल स्क्वायर, वन अपॉन दिस विल बी एल स्क्वायर का रूट कैंसल एंड कैंसल, एल और एल भी कैंसल, तो क्या बचा, वन बाय आर स्क्वायर, तो ये वन बाय आर स्क्वायर आता है, दिस इज वन बाय आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन इज वन बाय आर स्क्वायर, ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू आ जाएगा वन बाय आर स्क्वायर, वन बाय आर स्क्वायर, तो देयरफॉर अपर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0/4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। है तो क्लियर, अभी ऐसा कुछ मिलना चाहिए हमको, ऐसा ही मिलेगा, देखेंगे, डजंट मैटर। यहाँ तक क्लियर, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपर पार्ट, टोटल इंडक्शन क्या था, टू टाइम्स ऑफ इंडक्शन ऑफ अपर पार्ट, तो टू टाइम्स ऑफ म्यू 0/4 पाई आई बाय आर, वन एंड टू, so you have mu 0/2 pi I by R. So this is the magnetic field due to a long straight wire, कितना long, infinitely long। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो कल हम इसको वापस एक बार रिपीट कर लेंगे।